हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो यह वीडियो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है, वहां तक आपको 9 क्वेश्चन को तक सॉल्व कराया जा चुका है। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखिए। उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान कार्य करना क्यों बंद कर देता है? तो उत्तर देखिए, ओपेरान संकल्पना, ये हमारा हेडिंग है। तो देखिए, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई सामान्यतः लैक्टोज के अपचय से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैकब एवं मोनोड ने पता लगाया कि 1961 ईस्वी में पता लगाया कि इसके डीएनए में 3 जीन का एक समूह लैक्टोज का अपचयन करने वाले 3 एंजाइम का संश्लेषण से संबंधित होता है। पोषण माध्यम में लैक्टोज होता है तो ये जीन सक्रिय होते हैं। पोषण माध्यम में लैक्टोज के अभाव में ये निष्क्रिय रहते हैं। जैकब एवं मोनोड ने इस जीन की सक्रियता के नियमन के लिए ओपेरान संकल्पना प्रस्तुत की। तो देखिए, ओपेरान संकल्पना क्या था? ओपेरान संकल्पना के नियम के अनुसार जीन की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन द्वारा होता है। लैक्टोज का अपचय करने वाले एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइटेज और फिर गैलेक्टोज परमिएज तथा गैलेक्टोसाइटेज तथा ट्रांस एसिटिलेज हैं। इनके संरचनात्मक जीन को क्रमशः सिस्ट्रान जेड, सिस्ट्रान वाई, सिस्ट्रान ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। इनमें परस्पर समन्वय होता है। 3 जीन इनको कंट्रोल करते हैं। इन्हें रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन तथा ऑपरेटर जीन कहते हैं। किसी उपापचयी तंत्र में एंजाइम को कोड करने वाले जीन सामान्यतया समूह के रूप में गुणसूत्र पर होते हैं। ये एक कारक जटिल बनाती हैं। इस पूरे तंत्र को लैक ओपेरान कहते हैं। इसमें संरचनात्मक जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर जीन तथा रेगुलेटर जीन आदि मिलती है। लैक ओपेरान में देखिए क्या क्या होता है, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन तथा ऑपरेटर जीन तथा संरचनात्मक जीन लैक ओपेरान का प्रकार है। नंबर ए देखिए, लैक्टोज की अनुपस्थिति में। लैक्टोज प्रेरक की अनुपस्थिति में रेगुलेटर जीन एक लैक निरोधक तथा दमनकारी प्रोटीन बनाता है। यह ऑपरेटर जीन से बंधित होकर इसके अनुलेखन को रोकता है। इसके फलस्वरूप संरचनात्मक जीन एमआरएनए का संश्लेषण नहीं कर पाते और प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। यह दमनकर का उदाहरण है। तो थोड़ा देखिए, बी लैक्टोज की उपस्थिति में। माध्यम में लैक्टोज के प्रेरक के उपस्थित होने पर प्रोमोटर कोशिका में प्रवेश करके रेगुलेटर जीन से उत्पन्न दमनकर से बंधित होकर जटिल यौगिक बनाता है। इसके कारण दमनकर ऑपरेटर से बंधित नहीं हो पाता और ऑपरेटर स्वतंत्र रहता है। यह आरएनए पॉलीमरेज के प्रोमोटर जीन के समारंभ स्थल पर से संबंधित होने के लिए प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप पॉलीसिट्रोनिक लैक एमआरएनए का अनुलेखन होता है। यह लैक्टोज अपचय के लिए आवश्यक तीनों एंजाइम्स को कोडित करता है। इस क्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। यह उत्प्रेरण या प्रेरण का उदाहरण है। इसमें लैक्टोज उत्प्रेरण का कार्य करता है। सी नंबर देखिए क्या है, सहदमनकर। कभी कभी मेटाबोलाइट लैक्टोज से बंधित होने पर निरोधक या दमनकर की संरचना में परिवर्तित हो जाता है। यह ऑपरेटर से बंधित होकर इसके अनुलेखन को रोकता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। यह मेटाबोलाइट लैक्टोज को सहदमनकर कहते हैं, क्योंकि यह ऑपरेटर स्थल को निष्क्रिय करने के लिए दमनकर को सक्रिय करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। निम्न के कार्यों का वर्णन 1 या 2 पंक्ति में कीजिए। तो देखिए क्या है, उन्नायक यानी प्रोमोटर, अंतरण आरएनए यानी टीआरएनए, एक्सॉन
तो देखिए उत्तर इसका पहले हम देखेंगे प्रोमोटर यानी उन्नायक। तो देखिए डीएनए का यह अनुक्रम जीन अनुलेखन इकाई बनाता है तथा अनुलेखन इकाई में स्थित टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जु का निर्धारण करता है। टीआरएनए प्रोटीन के द्वारा अमीनो अम्ल कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। तो हमने 2 लिख दिया। अब देखिए एक्सॉन में क्या होता है। एक्सॉन देखिए, एक्सॉन में नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम होता है तथा ये एमआरएनए के संश्लेषण में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। तो उत्तर देखिए, मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3×10⁹ क्षार युग्म होते हैं तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए जीन अमेरिकी डॉलर का खर्च कितना आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर देखिए तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए 3 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है, यानी 8×24 यानी ₹250 तक खर्च आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आएगा। ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 1000 शब्द लिखे जाएं 10,000 शब्द लिखे जाएं तो इस परियोजना को पूरी होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। देखिए क्या है मानव जीनोम परियोजना। अनेक देशों ने हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर के आंकड़े के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकी साधनों की आवश्यकता होगी। अतः अपने इस बृहत स्तर के कारण यह योजना महापरियोजना कहलाती है। इतनी बड़ी योजना के कारण यह योजना जो है महापरियोजना कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए कितनी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए हेडिंग हमारा क्या है, डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हमारा हेडिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी यानी अंगुली छापी को सर्वप्रथम एलेक्स जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता। प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। आगे देखिए, डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब परीक्षण करने वाले सलाई की भांति प्रयोग करते हैं। इसमें काफी बहुरूपता होती है। एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति, विशिष्टता और पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं। समरूप जुड़वा के डीएनए पूर्ण रूपेण समरूप हो सकते हैं। जो जुड़वा होते हैं उनके डीएनए भी क्या होते हैं, समरूप हो सकते हैं। आगे देखिए, इन पट्टियों का परिचित्र इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त की जाती है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती है जो कि बैंड्स या पट्टियों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतक, खून, बाल, पुटक, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग अपराध मामलों जैसे खूनी बलात्कारी को पहचानने के लिए, पितृत्व के झगड़े में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने में आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नंबर 1 है अनुलेखन, दूसरा है बहुरूपता, तीसरा स्थानांतरण और चौथा है जैव सूचना विज्ञान। तो देखिए एक एक का हम संक्षिप्त वर्णन करते हैं। पहले हमारा क्या है, अनुलेखन है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर।
देखिए पहला हेडिंग हमारा क्या है, अनुलेखन। डीएनए के रज्जुक में कूट के रूप में निहित अनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। इस प्रक्रिया के लिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम सहायक होता है। सर्वप्रथम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, तत्पश्चात डीएनए रज्जुक अलग होकर सांचे के समान कार्य करने लगते हैं, जिसके अनुसार नई श्रृंखला में क्षारक क्रम व्यवस्थित होते हैं, हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। जो क्षारक क्रम व्यवस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखिए अगला क्या है, बहुरूपता। तो देखिए बहुरूपता, जीन जनसंख्या में अनुवांशिक उत्परिवर्तनों का उच्च आवृत्ति में होना बहुरूपता कहलाता है। ऐसे उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रमों के परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर एकत्रित होते हैं तथा बहुरूपता का कारण बनते हैं। बहुरूपता अनेक प्रकार की होती है तथा इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड में अथवा बृहत स्तर पर परिवर्तन होते हैं। अगला देखिए प्रश्न अगला टॉपिक है स्थानांतरण। एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में परिवर्तित होना स्थानांतरण कहलाता है। यह प्रक्रिया राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान होती है। इसमें सर्वप्रथम एंजाइम व एटीपी द्वारा अमीनो अम्ल का सक्रियण होता है। सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए पे स्थानांतरित होते हैं। वह संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है, तत्पश्चात पॉलीपेप्टाइड्स अनुक्रम निर्धारित होते हैं। टीआरएनए अणुओं के मध्य उपस्थित पेप्टाइड स्थल द्वारा पेप्टाइड बंध निर्मित होते हैं। चौथा देखिए जीव सूचना विज्ञान। जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत जीवों के जीनोम संबंधी आंकड़ों का संग्रह विश्लेषण किया जाता है, जीव सूचना विज्ञान कहलाता है। क्या जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत जीवों के जीनोम संबंधी आंकड़े का संग्रह यानी इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा विश्लेषण यानी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीव सूचना विज्ञान। इसमें मानव जीनोम के मानचित्र बनाए जाते हैं, तो वह डीएनए के अनुक्रम को पंक्तिबद्ध किया जाता है। इसका उपयोग कृषि सुधार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण सुधार, स्वास्थ्य सुधार आदि में किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इसका अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नों का उत्तर पार्ट 2 का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।